हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सुन पा रहे हैं? Yes. ठीक। Yes. Good morning, sir. स्क्रीन दिख रही है हमारी? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने थे, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो गया था आपका, एक एक्सपेरिमेंट है आपका। पहला एक्सपेरिमेंट आपने कौन सा किया है? न्यूटन रिंग किया है और ब्रेन ट्रांसमिशन ग्रेडिंग एक्सपेरिमेंट किया होगा। इसके बाद हम लोग एक आसान सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है आपका, टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग हीलियम नियॉन लेजर लाइट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, लेजर तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, हाईली कोहेरेंट लाइट बीम होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें लेजर बीम का पोलराइजेशन देखना है। तो लेजर यूजली पोलराइज ही होती है। हीलियम नियॉन लेजर का जो वेवलेंथ होती है कितनी होती है, 6328 नैनोमीटर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, टू स्टडी द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? पोलराइजेशन मान लीजिए कि अगर कोई भी लाइट होती है, जैसे कोई भी लाइट, जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखा, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो उसका वेव होता है वो पीरियाडिक किस में होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में पीरियाडिसिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका टाइम के साथ और स्पेस में ऑसिलेट करता रहता है। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का जो प्लेन है उसी वही जो है उस लाइट की पोलराइजेशन मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, जैसे आप सोडियम लैंप यूज करते हैं या मर्करी वेपर लैंप यूज करते हैं, तो उसकी पोलराइजेशन क्या होता है, उसका ई वेक्टर का टिप जो होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, जैसे मान लीजिए ऐसे दिखा सकते हैं ना कि वो उसका जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है सारे डायरेक्शन में होता है। वो वर्टिकली भी कुछ फोटॉन्स ऐसे होते हैं जो पोलराइज वर्टिकली होते हैं, कुछ होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे होते हैं, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक पोलराइजेशन नहीं होता है। मतलब इस तरह की लाइट को हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट। जब इस अनपोलराइज लाइट को किसी हम पोलराइजर से पास कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका पोलराइजर है, ठीक है, ऐसे कुछ कोई पोलराइजर है और ये मान लीजिए इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, तो जब ये लाइट इससे पास करती है तो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। पोलराइज हो जाती है मतलब जो बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, या इसका केवल एक कंपोनेंट जो है अलाउ होती है कि इससे जो पास करती है, उसकी ऑप्टिक एक्सिस केवल एक ऑसिलेशन को पास करता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट क्या होती है? Yes, sir. तो Yes, इलेक्ट्रोमेट sir. में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी जो लाइट होती है यूजुअली क्या होती है, जो सन से आती है, या कोई भी मरकरी जैसे ट्यूब लाइट है, सब अनपोलराइज लाइट होती है। ठीक है, तो अगर इसको आप पोलराइजर से आप पास करते हैं तो आपको एक इंटेंसिटी मिलती रहती है। बट सपोज कीजिए आपके पास टू पोलराइजर है। मान लीजिए एक पोलराइजर ये है आपका P1 और दूसरा पोलराइजर है ये P2। ठीक है, तो एक पोलराइजर में जानते हैं ऑप्टिक्स एक्सिस के अलाउंग जो ऑसिलेशंस होती हैं वो अलाउ होती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक, कोई अनपोलराइज्ड लाइट है ऐसे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना अनपोलराइज्ड लाइट को, कि ये दिखाते हैं कि ये क्या दिखाता है, उसका प्लेन, उसका मान लीजिए कोई फोटॉन है, कोई वेव है, तो उसकी ऑसिलेशन को दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये क्या होता है कि ये रैंडम डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे सारे डायरेक्शन में हम दिखाते हैं। तो जब ये पोलराइजर से पास करता है तो क्या होता है कि इसका मान लीजिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसका आप दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इस एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। रिजॉल्व कंपोनेंट ले सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रिजॉल्व कंपोनेंट लेंगे तो मान लीजिए इधर आ जाएगा आपका E0, अगर एंगल थीटा है एक्सिस से तो E0 cos थीटा, इधर हो जाएगा आपका E0 sin थीटा, मतलब इसका रिजॉल्व कंपोनेंट ही मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये आपका पोलराइजर है, ठीक, तो इसकी ऑप्टिक्स एक्सिस वाली वर्टिकल है, तो क्या करेगा, जो भी इसके रिजॉल्व कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में वो तो पास करेगा। जब ये पास करेगा, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जब दूसरे पोलराइजर से पास करता है
तो क्या होगा, अगर इसकी ऑप्टिक्स एक्सिस, सेकेंड पोलराइजर की ऑप्टिक्स एक्सिस इससे मैच करती है तो लाइट जाएगी, बट अगर इसकी परपेंडिकुलर है तो उसका क्या होगा, कोई लाइट नहीं पास करेगी। ठीक है, मान लीजिए इसकी ऑप्टिक्स एक्सिस जो है इसके ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है तो कोई भी लाइट पास नहीं करेगी। तो आप अगर यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगाते हैं जो फोटॉन के सेंसिटिव हो, तो क्या होगा, आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक, इसको आपको सेटअप से हम समझाते हैं। तो ये आपका पर्पज है, यहाँ थियरी दी हुई है। थियरी क्या दी हुई है, जैसे ये क्या है कि अगर दो पोलराइजर के ऑप्टिक्स एक्सिस के बीच में एंगल क्या हो, थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, मतलब सेकंड पोलराइजर से पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगी, वो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं मेलस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग होगी। मतलब अगर मान लीजिए किसी की मैक्सिमम इंटेंसिटी IM है, ठीक, और उसे आप दो पोलराइजर से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप पोलराइजर से पास कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिक्स एक्सिस, मतलब कितनी एक्सिस, कितना एंगल वो बना रहा है उसके पोलराइजेशन एंगल, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट पोलराइज है और आपका पोलराइजर की ऑप्टिक्स एक्सिस की क्या डायरेक्शन है, दोनों के बीच में जो एंगल है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसकी थियरी है। और उसके बाद जो है, ये तो मान लीजिए आपका एक टेस्ट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन कैन बी ऑब्जर्व इन ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, या बोथ, या नॉन ऑफ दिस, ऐसे क्विज क्वेश्चंस हैं। और मेलस लॉ जो है आपका कैसे डिपेंड करता है, तो आपने अभी देखा क्या है, cos थीटा नहीं है ना, cos स्क्वायर थीटा है। ऐसे आंसर कर सकते हैं, जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्री टेस्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको बेसिक इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, तो प्रोसीजर दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे थे ना कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो यहाँ देखिए एक लाइट सोर्स यूज करते हैं भाई, हमें जो लाइट की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, किसी पोलराइजेशन क्या है, तो हमें एक लाइट सोर्स होनी चाहिए। तो यहाँ एक लेजर लाइट सोर्स यूज किया गया है। ठीक, इस लेजर लाइट सोर्स को, ये पोलराइजर नंबर 1 है। ठीक, इस पोलराइजर से पास करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, जो पोलराइजर बता रहा है ना कि अब इस पोलराइजर से जब ये लाइट पास करती है तो दिखा रहा है किस एंगल पे ये लाइट पोलराइज्ड है। ठीक, तो +10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50, 60, 70, 90 डिग्री हो गई। ठीक, अब आउटपुट में आपको देखना है, इसकी ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये आपका पूरा सेटअप है। तो इसमें आपको क्या करना है कि डिटेक्टर सिग्नल मेजर करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आपको, ये सपोज इसको आप 0 रखिए पहले। ठीक, अब इसकी रिलेटिव क्या हो रहा है, ये 0 रख दिया हमने। अब एनालाइज, यहाँ देखिए क्या है आपको, देखिए दोनों का, ये पोलराइजर है, इसकी ऑप्टिक्स एक्सिस वर्टिकल है, ये दूसरी पोलराइजर है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल पोलराइजर और एनालाइजर दोनों एक ही चीज होते हैं, बट इसको हम पोलराइजर बोल रहे हैं, इसको एनालाइजर बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से पोलराइज हो रहा है तो उसी पोलराइजर का यूज करके हमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी पोलराइजेशन क्या है, जिससे इसको एनालाइजर बोलते हैं, बट है दोनों पोलराइजर ही। ठीक है, तो दोनों एक सेम मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जब लाइट पास कर रही है तो इसकी ऑप्टिक्स क्या है, वर्टिकली पोलराइज है, तो यहाँ से लाइट जो पास करेगी क्या होगी, वर्टिकली पोलराइज होगी। और अगर आपका ये दूसरा जो एनालाइजर बोल रहे हैं, ये भी जो है, अगर वर्टिकली पोलराइज, इसकी ऑप्टिक एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे देखिए मैं इंटेंसिटी क्या मिलेगी, थीटा इजकल टू 0। तो फार्मूला क्या था आपके पास, आई इजकल टू cos स्क्वायर थीटा, थीटा इजकल टू 0 पे क्या मिलेगा, आई इजकल टू I0, मतलब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है ना, I/I0 दैट्स वाई 1 है। तो अब यहाँ देखिए क्या करना है, अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में आपको चाहिए क्या, एंगल ऑफ एनालाइजर। तो आप एंगल ऑफ एनालाइजर कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ 0 रखा है, तो सब में आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, मतलब आप जरूरी नहीं है, आप बहुत सारे वेरिएशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 0 लिया, एंगल ऑफ एनालाइजर
5 इन डिग्रीज, तो आप इसको डिग्री में लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन द, ये एंगल ऑफ एनालाइजर है, गलत लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एनालाइजर होगा, एक एंगल ऑफ पोलराइजर होना चाहिए, ठीक है, तब तो हम थीटा निकाल पाएंगे ना। तो एक एंगल ऑफ पोलराइजर होगा, एक एंगल ऑफ एनालाइजर, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, देखिए अब आप एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या करना है आपको। आपको बस पहला इस एक को फिक्स कर लीजिए, कोई भी एक फिक्स कर लीजिए, दोनों वारी कराने से कोई फायदा नहीं है। एक फिक्स कर लिया, 0 कर लिया। अब इसकी एंगल चेंज करेंगे, रोटेट हो रही है ना, जैसे इसको रोटेट कर रहे हैं इससे, ठीक, एंगल चेंज हो रहा है उसका। वो सर्कुलर है एक्चुअल में ना, एक सर्कुलर डिस्क की तरह है, उसमें इस तरह की लाइनिंग होती नहीं है, मतलब दिखाया गया है कि एक्सिस दिखा रहा है, उसकी एप्टिक्स एक्सिस। तो ये देखिए 10 डिग्री जैसे ही आपने किया तो क्या हुआ, आपकी आउटपुट इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि पार्ट ऑफ द बीम जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करे तो उसका ओनली रिजॉल्व कंपोनेंट इससे पास कर रहा है ना, तो रिजॉल्व कंपोनेंट पड़ रहा है तो आउटपुट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर यही एंगल आप 90 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से लाइट वर्टिकली पोलराइज जा रही है और यहाँ से वर्टिकली पोलराइज लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट आपको क्या होगी, 0 होनी चाहिए। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसको बढ़ाइए, इंटेंसिटी कम हो रही है, देखिए यहाँ पे हो रही है कम ना, 30 पे कम हो गई, 40 पे कम हो गई, 50 पे भी कम हो रही है, 70, 80, 90 पे ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिनिमम सबसे कम मिल रहा है 0.2 मिल रहा है, कितने पे, 90 डिग्री पे, मतलब जब दोनों एक की ऑप्टिक्स एक्सिस दूसरे की ऑप्टिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो आपको सबसे मिनिमम मिल रहा है। अब अगेन अगर आप रोटेट कराते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट पड़ता जाएगा, ऐसे बढ़ रहा है ना इंटेंसिटी, फिर जाके 180 डिग्री पे इसको मैक्सिमम लगभग मिल जाएगा। एंगल इसकी लिमिट है कि हम पूरा रोटेट नहीं करा सकते हैं, पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में आप 360 डिग्री तक रोटेट करा सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, बस आपको इसकी पोजीशन और ये एंगल और ये एंगल निकलना है, लिखना है, ठीक है। और दोनों का रिलेटिव डिफरेंस जो एंगल अंगुलर डिफरेंस होगा वो आपकी हो जाएगी एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, वो आपकी हो जाएगी थीटा। फिर आपको यहाँ कॉस थीटा कैलकुलेट करना है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर लेना है, और I/I0, ठीक, बस इतना ही करना है आपको। और उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, प्लॉट कर देना है, ठीक। तो छोटा सा है, मान लीजिए रख देते हैं इसमें कुछ 10-10 रीडिंग भी भर देते हैं, ठीक है। तो एनालाइजर की 0 रखिए, इसका 10 रखिए, और थीटा कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ 10 रखते हैं, तो यहाँ पे 10, थीटा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और कॉस थीटा क्या हो जाएगी, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आप। उसके बाद आप प्लॉट कर लीजिएगा इसे, ठीक, डेटा यहाँ फीड करने के बाद। तो ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ना, तो ये आप बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो हेलो, कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? नो सर। हेलो, तो मोबाइल से डेटा उसका नहीं मिल पाता। मोबाइल से नहीं, कोई लैपटॉप ले लीजिएगा किसी का, लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हेलो, यस सर। कुछ तो कर लीजिए, या किसी और फ्रेंड से कर दीजिए, आपके लिए डेटा जनरेट कर दे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपको लैपटॉप मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। मोबाइल में हो सकता है दिक्कत आ रही, मोबाइल में दिक्कत आएगी डेफिनेटली। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना आप लोगों को, क्या करना है? यस सर। यस। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल लैब्स, हाँ यही डिस्कस कर लेते हैं। एक सर और टोटल एक्सपेरिमेंट 80 है, एक्सपेरिमेंट लिखना है। टोटल आपको 10 एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड फाइल में लिखने हैं, ठीक ना। तो उसमें तो से आप मतलब जो भेजे थे उसमें 80 लिखने के लिए बोले हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला था हमने, ऐसा नहीं कहीं लिखा होगा हमने, ठीक है। आपको लैब में एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, कम से कम 5-6 करते थे रहे होंगे इंटरमीडिएट में भी, तो यहाँ भी आपके सिलेबस में मिनिमम 10 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अपने जो आपको समझ में आए एक्सपेरिमेंट, जो भी वर्चुअल लिंक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 10 एक्सपेरिमेंट की डेटा जनरेट कर लीजिए और उसको लिख दीजिए कॉपी में,
लैब में भी क्या करते हैं, लैब में भी तो डेटा ही जनरेट करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ से करना है ताकि आपको पता चल जाए कि थियरी है क्या। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, तो sir. दूसरा Yes, sir. एक्सपेरिमेंट जो है टू वेरीफाई द स्टीफन्स लॉ है। तो Yes, sir. स्टीफन्स लॉ दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। स्टीफन्स लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि टोटल पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यही है ना, E इक्वल टू सिग्मा T टू पावर 4, ये पढ़ा होगा, ठीक, इंटरमीडिएट में तो पढ़ा होगा ना। Yes, sir. हाँ, हाँ पढ़िए। तो सर ये वही चीज, हाँ वही। हेलो, हाँ बताइए। तो ये आपका इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज यही है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई द स्टीफन्स लॉ। आपको यही दिखाना है कि मान लीजिए कोई हॉट बॉडी है, उससे रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, तो जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं उस बॉडी के टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड कर रहे हैं। स्टीफन्स लॉ is equal to is proportional to the force power of the temperature of the body। कौन है तो आप बता सकते हैं कि रेडिएट कर रही है, ठीक, मतलब कितनी पावर हो रेडिएट। से एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले किसी बॉडी को हीट कीजिए, ठीक, और उसको हीट कीजिए, उसका देखिए टेम्परेचर किस तरह डाउन हो रहा है, ठीक, और उसका टेम्परेचर आप नोट करते जाइए, और उसके बाद जो है मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हैं, थर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। बट दूसरा मेथड ये है इलेक्ट्रिकल मेथड है। तो इलेक्ट्रिकल मेथड में आप इलेक्ट्रिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि मान कोई इलेक्ट्रिक बल्ब आप जानते हैं, यूज करते होंगे, तो उसमें क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जब कोई करंट पास करती है तो क्या होती है, हीटिंग होती है ना। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में मान लीजिए 220 वो पावर आपने दे दिया, ठीक, तो क्या होगा, हीटिंग होती है। हीटिंग की वजह से क्या करता है, आपका बल्ब का तो शाइन करने लगता है, तो आपको क्या होता है, रेडिएशन सो इमिट करती है, उसका उसका कलर जो है ऑरेंज होता है, फिर उसके मोस्ट हो जाता है। तो ऐसा आपने भी देखा, मान लीजिए किसी आयरन को आप किसी ओवन में गर्म करते हुए देखे होंगे, तो उसका भी कलर कैसे चल जाता है, पहले रेड होता है, ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। जो भी लाइट रेडिएट हो रही है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो किस रंग कलर की है, ब्लू कलर की है, अगर वो ब्लू जैसा दिख रहा है तो। ऑर्डिनरी क्या है, किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ ने बताया था ना कि हर एक बॉडी जो है रेडिएट करती है, इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी वो बॉडी रेडिएट कर रही है, बट वो जो रेडिएशन है वो किस रेंज में है, इंफ्रा रेंज में है, और वो हमें दिखती नहीं है, ठीक। अगर यूवी रेंज में है तो भी हमें नहीं दिखे, क्योंकि हमारी आंखें जो सेंसिटिव होती है, कितनी होती है, केवल विजिबल रेंज में आंखें सेंसिटिव होती है। तो हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएट करता है। तो स्टीफन्स लॉ आपको बताता है कि उस टेम्परेचर पे जो रेडिएशन का पावर है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका थियरी दिया हुआ है, ये आपका स्टीफन्स लॉ, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस ना, कि E इक्वल टू सिग्मा T टू पावर 4। तो ये क्या है, ये जो है ये ब्लैक बॉडी के लिए, ये फार्मूला किसके लिए अवेलेबल है, फॉर ए ब्लैक बॉडी। बट अगर आप ये एज्यूम कर लीजिए कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो इस तरह का कुछ पावर, मतलब ब्लैक बॉडी है तो जो इसका एक्सपोनेंट आ रहा है, मतलब जो इसका पावर आ रहा है, इंडिसेस जो है वो क्या होंगी, 4 होंगी। बट अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ऑर्डिनरी कोई बॉडी है, आप उसको हीट कर रहे हो, तो उससे जो रेडिएट होगा तो उससे थोड़ा सा डेविएशन शो करेगा, ठीक है। हो सकता है 4 ना हो, बट वो 3.9 और 3.8 हो सकता है, ठीक। तो इस ये फार्मूला मान लीजिए, और जो है कोई भी ब्लैक बॉडी हिट करती है, वही P इक्वल टू C टू पावर अल्फा। तो आपको वेरीफाई करने के लिए स्टीफन्स लॉ आपको जो है इसको इसको प्रूव करना पड़ेगा। क्या कर लीजिए, तो आपको मिलेगा log P इक्वल टू P टाइम ना, तो इसको हम बोलते हैं पावर, ठीक। और T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इसको आप प्लॉट log P वर्सेस log T अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ रहा है ना, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन है। मतलब अल्फा क्या है, उसका स्लोप। अगर
आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अल्फा आप जो स्लोप आएगा उस प्लॉट का वो क्या मिलेगा आपको, वो आपका होगा अल्फा। इसी अल्फा को आपको फाइंड आउट करना है कि कितना आ रहा है आप एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये थियरी हो गई। एक प्रोसीजर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फार आप इसका आंसर कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बिल्कुल वही दिया है कि आपको कैसे चेंज करना है वोल्टेज, 0.5 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में जाना है, ठीक, और आपको 10 ऑब्जर्वेशन लेने हैं। पहले इंक्रीजिंग करना है वोल्टेज को 0.50 वोल्ट से 10 वोल्ट तक जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 10 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, आपको लेना है। तो इस तरह से आपको एक प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमुलेटर पे जाइए, तो क्लिक फॉर सिमुलेशन, ये आ गया आपका। तो इसमें क्या है, एक जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक, तो मान लीजिए जैसे बल्ब ही है, तो बल्ब में जब फिलामेंट होता है ना तो उसको कुछ वोल्टेज देते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो जब करंट जनरेट होता है उसकी वजह से हीटिंग होती है, तो हीटिंग होती है, तो उसमें मतलब वोल्टेज और दो चीजें आपको मिल सकती है ना। मतलब क्या डेटा जनरेट कर सकते हैं कि जब कोई बल्ब ग्लो करना शुरू होता है तो आप उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, करंट जैसे इंक्रीज होता है टेम्परेचर जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका करंट बढ़ेगा, ठीक। जब करंट बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कैसे दी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या, तो इस पुराना टंगस्टन का बल्ब है, कोई भी 100 वाट का बल्ब आपने देखा होगा ना, 100 वाट का बल्ब देखा होगा अपने घरों में लगाया होगा, तो उसमें क्या होता है जब लाइट जाती है, लाइट प्रोड्यूस होती है कि नहीं उससे, तो उसमें क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसमें जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है तो उसकी वायर की हीटिंग होती है। हीटिंग की वजह से क्या होता है, वो जब कोई बॉडी को वही तो ला है ना आपका किरचॉफ लॉ या स्टीफन लॉ, ना जब कोई बॉडी को हीट करते हैं तो क्या करना शुरू कर देती है, वो रेडिएट करना शुरू कर देती है, ठीक। तो आप जैसे करंट पास कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, बता सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी रिलेशन है ना, R इजकल टू रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल से बता रहे हैं कि R और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना। तो आप जैसे वोल्टेज और एमीटर, तो इसका भी तो रिलेशन है ना। और R क्या होता है, V इजकल टू IR होता है, फार्मूला याद होगा आपको। तो इससे जो है अगर आपको वोल्टेज पता है और ये करंट पता है तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और आपको जब रेजिस्टेंस पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको एक डेटा मिल गया, इन वोल्टमीटर और अमीटर से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिए, और दूसरी कितनी पावर जनरेट हुई वो कैसे मेजर करेंगे, P इजकल टू V इंटू वाई, पढ़ा होगा ना। पावर इज क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट होता है ना। तो आपको पावर जनरेट मिल गया और पावर आपको टेम्परेचर मिल गया, तो आप जो है वो ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकते हैं आप, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको यहाँ वोल्टेज सेट करना है, इनेबल पावर। किस तरह का ग्राफ आना चाहिए बताइए आप। Among the following which graph is correctly plotted for lofty पावर और टेम्परेचर के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जैसा आना चाहिए ना। तो इमेज 1, यस सर। हाँ तो इमेज 1 सिलेक्ट कर लीजिए, एक मिनट, इमेज 1 सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद आप पावर इज ऑन है, सिलेक्ट वोल्टमीटर, सिलेक्ट बैटरी, कंप्लीट कनेक्शन। अच्छा वोल्टेज सेट करने के लिए बोल रहा है, मान लीजिए आपने कुछ वोल्टेज सेट कर दिया, इतना सेट, ठीक। मतलब कि 0.4 वोल्टेज पे इतना करंट फ्लो हो रहा है, 17 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद आप और चेंज कर लीजिए 2.2, ऐसे आप बहुत सारे डेटा जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे करस्पॉन्डिंग करंट इंक्रीज करेगी तो आप यहाँ से RG कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही करंट डिक्रीजिंग के लिए सारा डेटा जनरेट कर लेंगे, मीन RG कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, कर लेंगे ना। फिर उसके बाद ये डेटा आपकी जनरेट हो गई। अब आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, ठीक। पावर वोल्टेज और करंट है ही है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक।
RT निकाल लीजिए, फिर RT बाई R0 निकाल लीजिए, यहाँ से R0 यहाँ कैलकुलेट किया है आपने, और टेम्परेचर मालूम हो गया, ठीक। तो टेम्परेचर मालूम हो गया तो log T प्लॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पावर प्लॉट कर लीजिए, पावर हो गया तो log P कैलकुलेट कर लीजिए। करेंगे तो आपको प्लॉट करने के बाद आपको स्लोप भी मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हेलो, तो ये तो एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है कि नहीं है? कुछ पूछना है इसमें? ये 2 एक्सपेरिमेंट करिए तब तक, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपको कुल हमने 4 एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो कम से कम 4 तो कंप्लीट कर लीजिए। आयुष जी, आयुष पांडे, यस सर। तो कुछ समझ में आया इसमें? यस सर। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जो 4 एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए उसको पूछ लीजिए, आप कुछ भी कोई डाउट हो तो इसमें, क्योंकि करना आप ही को, क्योंकि यहाँ आप लैब में तो है नहीं, हम आपको बीच बीच में कोई हेल्प कर पाएंगे। और किसी को कोई डाउट? आशुतोष कुमार, कोई डाउट नहीं है? देखिए तो सर ऑब्जर्वेशन टेबल सभी एक्सपेरिमेंट में बनानी है। हाँ, बिना ऑब्जर्वेशन टेबल के कैसे है आपको, मतलब आप क्या है, आप एक्चुअल सेटअप आपके पास नहीं है, पर कंप्यूटर पे उसका एक सिमुलेशन दिया गया है, उसके थ्रू आप डेटा जनरेट कर रहे हैं ना, तो बाकी सारी Yes, चीजें तो sir. करनी, कैलकुलेशन वगैरह सारा आपको करना ही पड़ेगा। सर कैलकुलेशन शो करनी होगी। हाँ, कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने, सर मिनिमम की आप तो 2 ही डेटा सर, जनरेट minimum- कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट की डेटा जनरेट कर रहे हैं इसमें स्टीफन साहब में, Yes, sir. लेकिन बाकी कैलकुलेशन तो आपको पावर, लॉग पी, ये सब तो आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। हाँ, यस सर सर। मिनिमम कितने डेटा लिखने हैं ऑब्जर्वेशंस में? वो इंस्ट्रक्शन में दिया था ना, मिनिमम 10। तो एक्सपेरिमेंट जो उसकी बनानी है, हाँ, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में कोई भी स्ट्रेट लाइन जब आपको प्लॉट करना है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, तो कम से कम 3 पॉइंट लेंगे तो प्लॉट तो होगा नहीं, कम से कम 3 पॉइंट्स आपको लेने होंगे तब तो प्लॉट कर पाएंगे ना। यस तो कम से कम 10.5, जितनी ज्यादा डेटा रहेगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा डेटा लीजिएगा, ज्यादा एक्यूरेट आएगा, बहुत ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है, 8 और 10 पॉइंट जो है सफिशियंट है, ठीक है। सर प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर नहीं लिखते हैं ना एक्सपेरिमेंट में, प्रोसीजर नहीं लिखा जाता है। हाँ, डिस्कशन और एरर एनालिसिस डिस्कशन में मान लीजिए जो भी आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए रिजल्ट आपका स्टीफन लॉ में उसका पावर 4 आना चाहिए, बस आपका 3.8 आ रही, तो आप उसमें डिस्कशन लिखेंगे ना कि दिस इज नॉट योर एक्चुअल ब्लैक बॉडी ना, तो कुछ आपको वहां पे 2 लाइन लिखना पड़ेगा। और कुछ पूछना है आपको किसी को? सर प्रोसीजर नहीं लिखना है तो फिर उसमें क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशंस खाली लिखनी है। हमने पहले बताया ना आपको, ऑब्जेक्टिव फार्मूला यूज, और उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद उसके कैलकुलेशन करने हैं, कैलकुलेशन के बाद जो है आपको रिजल्ट, फिर उसका डिस्कशन लिखना है। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, फिर इतना एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर।